दोस्तों इंडिया के आईपीओ मार्केट को देख के ऐसा लगता है दैट इंडिया इज नॉट एनी मोर अ पुअर कंट्री, क्योंकि लेंसकार्ट का आईपीओ जो अभी फिलहाल आई थिंक 6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके आ रहा है ये आईपीओ। इट्स सो एविडेंट दैट इट इज ओवर वैल्यूड एंड फिर भी लोग इस आईपीओ में पैसा डाले जा रहे हैं, सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। सो एक सिंपल सा लॉजिक अगर हम लगाए कि अगर किसी कंट्री में बहुत सारे लोग किसी बहुत महंगी चीज को बाय कर रहे हैं और बाय करना चाहते हैं, तो वो एक पुअर कंट्री कैसे हो सकती है जहां पर हमारे जैसे तुच्छ इन्वेस्टर, मैंने नहीं आईपीओ में अप्लाई किया लेंसकार्ट के, एंड लास्ट 8 साल के इन्वेस्टिंग जर्नी में मैंने 2 मैक्सिमम 3 आईपीओ में अप्लाई किया है जिसमें मुझे वैल्यू दिख रही है। बट लेंसकार्ट के आईपीओ में एंड बाकी कितने सारे आईपीओ जब आए हैं इंडियन मार्केट में, मोस्ट ऑफ देम आर ओवर सब्सक्राइब्ड। सो क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स एंड बाकी के जो डीआईआईज है वो इन्वेस्ट करते हैं इस आईपीओ में? सो मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस एपिसोड, जहां पर हम जानने वाले दैट इंडिया का आईपीओ मार्केट कैसा है एंड कितना अच्छे से ग्रो हो सकता है, जिससे कौन कौन सी कंपनी बेनिफिट कर सकती है। सेकेंडली, क्यों इंडियन इन्वेस्टर्स आईपीओ में अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा एंथुजियास्ट होते हैं। थर्ड, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स ग्रोथ एक अच्छे वैल्यूएशन के साथ चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स इस आईपीओ के गंगों से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। एंड लास्टली हम जानेंगे सम ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूं जिससे मैं बेनिफिट हुआ हूं आईपीओ के चीज में। एंड लास्टली मैं कुछ अपने इन्वेस्टमेंट शेयर करूंगा जो आईपीओ मार्केट के बूम से बेनिफिट कर सकते हैं, एंड साथ ही जो स्ट्रेटेजी में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आप किसी आईपीओ कंपनी को एक सस्ते वैल्यूएशन में बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हो, उसका भी लाइव एग्जांपल आप सबके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। सो बहुत ही ज्यादा वैल्यू पैक ये एपिसोड होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रतीक, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं दैट इंडिया का आईपीओ मार्केट कितना बड़ा है, कैसे परफॉर्म किया है इन 2024 एंड 25। 24 में अच्छा परफॉर्म किया था बिकॉज बुल मार्केट था, 25 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया इतना ज्यादा कंपेरेटिवली 2024 क्योंकि मार्केट थोड़ा डल था। एंड अगर हम मार्केट की बात कर ही रहे, अगर मार्केट का टॉपिक छेड़ ही लिया है तो थोड़ी बहुत हम मार्केट की बात भी कर लेते हैं कि क्या लगता है। सो रिजल्ट सीजन इज गोइंग ऑन एंड इफ यू नो सम ऑफ द कंपनीज जो मैं होल्ड करता हूँ, क्या ही छुपाना। सो टीडीपीएस के बहुत अच्छे रिजल्ट आए एंड उसकी वजह से टीडीपीएस लास्ट 2-3 दिन में अच्छा भाग गया। सो आई एम रियली हैप्पी दैट जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है जहां पर एआई की वजह से जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, जो नेचुरल गैस पावर प्लांट के लिए ये कंपनी जनरेटर्स एंड टर्बाइंस बनाती है, उसकी डिमांड आ रही है। सेकेंडली, जो गाइडेंस दिया था टीडीपीएस ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के साथ, वो गाइडेंस में भी उन्होंने अपने गाइडेंस को रिवाइज किया एंड दे आर सेइंग दैट जो प्लांट थोड़ा देर बाद लाइव जाने वाला था वो जल्दी लाइव जाएगा और उससे एक एडिशनल ऑर्डर इनफ्लो आने वाला है और कंपनी को कोई ऐसा स्लो डाउन नहीं दिख रहा है डिमांड में। सो रियली गुड थिंग, लेट्स सी दैट हाउ दिस कंपनी ग्रोज इन फ्यूचर एज वेल। सो दैट इज एंड ऑल्सो फेड फिना के नॉर्दर्न आर्क के नंबर आए थे। नॉर्दर्न आर्क में हमें दिख रहा है दैट जो क्रेडिट क्वालिटी का इशू है वो थोड़े बहुत रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है एंड साथ ही गोल्ड लोन में भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है फेड फिना के रिजल्ट्स में। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। साथ ही अगर हम बात करें एक ओवरऑल मार्केट सिनेरियो की, आज 5 नवंबर है, कल 6 नवंबर को जेएम के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। जेएम ने कहा है दैट दे आर गोना डिस्ट्रीब्यूट स्पेशल डिविडेंड एज वेल। सो दैट इज ऑल्सो द थिंग जो मैं देखूंगा एंड आप सबके साथ शेयर करूंगा थ्रू दीज वीडियोस। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बट अगर हम इन जनरल मार्केट की बात करें, इन जनरल कैसे रिजल्ट्स अभी तक कंपनीज ने शो किए उसकी बात करें, ऑलराइट। सो अगर हम 1010.com पे जाएं, यहाँ पे इफ यू नो मार्केट्स में जाके रिजल्ट डैशबोर्ड में जाके यहाँ पर 878 कंपनीज ने अभी तक अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए और उसमें से इफ यू सी 487 कंपनीज के जो रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव है, 315 कंपनीज के जो रिजल्ट्स है वो नेगेटिव है एंड 49 कंपनीज ने एक न्यूट्रल प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। एंड यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक जो अगर हम देखें तो वो हो जाता है टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ का, जो हो जाता है 13.4% के आसपास। अगर मैंने आप सबके साथ काफी बार डिस्कस किया था लास्ट क्वार्टर में, ये अप्रोक्सीमेटली 10-11% के आसपास, 9% के आसपास होवर कर रहा था। जब नॉर्मली बुल मार्केट रहता है, जो अर्निंग एस्टिमेट होते हैं इन्वेस्टर्स के, एफआईएस के, डीआईएस के, बड़े इन्वेस्टर्स के, वो होते हैं ये टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ के अराउंड मिड टीन्स 15-16% के आसपास। सो पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर अच्छा दिख रहा है, जो अराउंड 800-900 कंपनी ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए उसके हिसाब से। सो लेट्स सी अगर इसी तरह से इंप्रूवमेंट दिखी, सो फिंगर क्रॉस्ड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी कैन सी सम पॉजिटिव सरप्राइज फ्रॉम द मार्केट। दैट इज व्हाट आई वांट टू say and I am also very hopeful। मैंने भी like I am not sitting on cash, I am totally invested, like 95% I am invested, so 5% मेरे पोर्टफोलियो का कैश में। so that is also there and अगर हम देखें फाइनेंशियल्स इंक्लूडिंग एनबीएफसीज के रिजल्ट्स पॉजिटिव सरप्राइज दे रहे, बैंक्स के रिजल्ट्स पॉजिटिव सरप्राइज दे रहे, सीमेंट कंपनीज बिकॉज ऑफ द मॉनसून, थोड़े बहुत सीमेंट कंपनीज एंड सीमेंट इंडस्ट्री में थोड़ा स्लो डाउन है, बट आई थिंक इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स दिस प्रॉब्लम कैन रिजॉल्व एंड मे बी सीमेंट कंपनीज में भी एक अच्छे रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। साथ ही अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो दोज कंपनीज
कंपनीज आर ऑल्सो रियली शोइंग गुड रिजल्ट्स. फार्मास्यूटिकल्स ठीक ठीक रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे हैं. फार्मास्यूटिकल में भी YoY प्रॉफिट ग्रोथ इज लुकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग. एंड होटल सेक्टर इज ऑल्सो परफॉर्मिंग रियली नाइसली, सो दैट इज ऑल्सो देयर. एंड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर रिवाइव होते दिख रहा है, जहां पर जो साइकिल है वो फिर से टर्न अराउंड होते हुए हमें दिख रहा है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न आर्क के भी नंबर अच्छे दिखाई दे रहे हैं. सो दैट इज देयर. एंड हेल्थ केयर सेक्टर में इफ यू सी द प्रॉफिट ग्रोथ इज रियली गुड. एंड ऑल्सो हेल्थ केयर सेक्टर में वन ऑफ द होल्डिंग कंपनी विच इज NH नारायण हेल्थ, अभी उन्होंने नाम चेंज कर दिया. उन्होंने भी, अगर हम नारायण रुद्रालय की बात करें तो यूके में दे हैव अक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड एज प्रैक्टिस प्लस ग्रुप हॉस्पिटल लिमिटेड, जो यूके का 4th लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो सम ऑफ द अपडेट फ्रॉम द मार्केट. सो इन जनरल अगर हम निफ्टी की बात करें तो लास्ट 1 ईयर वी नो बहुत ज्यादा पेनफुल था, बट नाउ निफ्टी इज अगेन क्लोज टू ऑल टाइम हाई. इफ यू सी इट्स अगेन क्लोज टू ऑल टाइम हाई एंड द पी रेशियो इज 22 टाइम्स के आसपास. सो डेफिनेटली नॉट चीप, बट एज वी डिस्कस दैट अगर अर्निंग्स एक्सपांड होती है सो मे बी दिस नंबर कैन लुक, सो अर्निंग जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पी रेशियो नीचे आ जाएगा. तो दैट इज समथिंग विच आई एम होपफुल फॉर. एंड या आई एम वेरी होपफुल जो गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स है, GST रेट कट्स हो गया, जो इंटरेस्ट रेट्स कट्स हो गए, एंड ऑल्सो जो इनकम टैक्स में 12-12.5 लाख तक जो टैक्स है वो नहीं देना पड़ रहा है. सो ये सारे जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है. ऑल्सो RBI ने अपने मॉनिटरी पॉलिसीज को लूजन अप किया है टू इंप्रूव द क्रेडिट ग्रोथ इन द मार्केट. सो ये जो सारे अपडेट्स है, जिसकी वजह से आई फील दैट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी कैन सी सम अपमूव इन द कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है. एंड ओवरऑल इकोनॉमी की अर्निंग्स मुझे लगता है कि ग्रो होगी, जिसकी वजह से इट विल रिफ्लेक्ट ऑन Nifty 50 as well. And maybe from next year onwards we can see some up move from the market hopefully. Now अगर हम टॉपिक पे वापस आए, so हम बात कर रहे हैं IPO मार्केट की. एंड पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों इंडियन इन्वेस्टर्स को IPO मार्केट में अप्लाई करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. सो वन थिंग इज देयर दैट इंडिया में मुझे लगता है कि लोगों को गैम्बलिंग करना बहुत पसंद है, अपने नसीब को आजमाना बहुत पसंद है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया में जितने इन्वेस्टर्स है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग हैं जो Dream11 एंड बाकी ऐसे सारी प्लेटफॉर्म पे गैम्बलिंग करते हैं. एक तरह से ये गैम्बलिंग ही हो गया, स्किल बेस्ड गैम्बलिंग समझ लो आप. ठीक है. सो यहाँ पे भी लोग अपने नसीब को आजमा रहे हैं. एंड स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखो तो ट्रेडिंग करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टर्स हमारे जैसे तुच्छ इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कम है. ठीक है. एंड हमारे जैसे लोग ही पैसा बनाते हैं, जो मतलब आपने देखा होगा इफ यू हैव पास दैट फेज कि हाँ ट्रेडिंग से पैसा बनेगा, ट्रेडिंग से पैसा बनेगा, एंड उसके ऊपर अगर आप आ गए हो तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे चैनल को फॉलो करते हो, एंड हमारे जैसे जो बाकी सारे चैनल्स हैं, वहां से आप एनुअल रिपोर्ट को पढ़ के, DRHP को पढ़ के, एंड बाकी सारी चीजों को पढ़ के अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, वैल्यूएशन को माइंड में रख के, ग्रोथ को माइंड में रख के, तो यू मस्ट बी प्रॉफिटेबल इन द स्टॉक मार्केट, जैसे कि मैं हूं. एंड अगर आप भी इस तुच्छ इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हो तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, एंड अगर बनता भी है तो बहुत कम बनता है, उसके सामने जो एफर्ट्स है वो बहुत ज्यादा है. बट ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स. सो मुझे लगता है कि इन जनरल इन्वेस्टर्स को, इन लोगों को अपने नसीब को आजमाना बहुत ज्यादा पसंद है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई लोग IPOs में भी बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं. मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल सा लॉजिक. ठीक है, कि क्यों मुझे लगता है कि IPO में अप्लाई करना इज जस्ट लाइक प्लेइंग ऑन योर लक. पहली चीज, यस आई अग्री दैट लिस्टिंग गेन मिलता है 50, 60, 70. कोई अगर बहुत ही अच्छा IPO है तो 100%, 120% के भी लिस्टिंग गेन मिलते हैं, जैसे कि बजाज हाउसिंग के IPO में हुआ था. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर थिंग इज दैट इफ यू इन्वेस्ट इन IPO जो ओवर सब्सक्राइब हुआ पड़ा है, जैसे कि लेंसकार्ट का IPO ले लेते हैं जो ओवर सब्सक्राइब हुआ पड़ा है. नाउ अगर आपने संगीत कुर्सी खेला हो तो आपको पता होगा कि ऐसे समझो कि 5 प्लेयर खेल रहे हैं तो 4 ही कुर्सी रहती है, एंड जो प्लेयर लास्ट आया उसको वो कुर्सी नहीं मिलती है एंड वो आउट हो जाता है. राइट. सो उसी तरह से IPOs में भी कैसा होता है, IPO में समझो कि 100 शेयर्स है लोगों को देने के लिए, एंड एप्लीकेशंस आ गए 1000 शेयर्स के. सो इट इज 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड. सो यहाँ पे क्या हो गया, लकीली आपको IPO मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, एंड आप बाहर हो जाओगे. जैसे ही संगीत कुछ में आपके नसीब नहीं रहे, आप थोड़े दूर थे, जो कुर्सी आपके पास थे उससे और कोई और आके बैठ गया एंड आप बाहर हो गए. बट यहाँ पे द प्रॉब्लम इज दैट ये जो लक वाला फैक्टर है ना, उसकी वजह से ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, एंड इट इज रियल मनी. जब आप IPO में अप्लाई करते हो आपके 15,000 लॉक हो जाते हैं अकाउंट में, फिर भी आप अप्लाई करते हो 15,000 का बैलेंस रख के कि यार मिल जाए तो 30%, 40% का मे बी लिस्टिंग गेन मिल जाएगा. 30-40% कितना होता है 15,000 का, अप्रॉक्सिमेटली 2-3-5,000 के आसपास. इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर मेनी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज स्टिल इंडिया इज द पुअर कंट्री. बट जिस तरह से लोग अप्लाई करते हैं, आई फील दैट इंडिया इज नॉट एनी मोर पुअर कंट्री. बट या दिस इज द थिंग जिसकी वजह से लोग IPO में अप्लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ द गैम्बलिंग मेंटालिटी एंड फ्यू बक्स लाइक 2-3 हज़ार कमाने के लिए. ठीक है. एंड या अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप HNI में इन्वेस्ट कर सकते हो. वहां पे अगर आपको अलॉटमेंट मिली तो आप उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लाइक
2 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 20-30 हज़ार का फायदा हो सकता है, विच इज ऑल्सो रियली ग्रेट। बट मेजरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं वो 15,000 के लॉट में अप्लाई करते हैं। इवन तो अगर आपने 5 लॉट अप्लाई कर दिया फिर भी आपको मिलेगा 1 लॉट ही, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब आईपीओ है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग लाइक डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से आप बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरे फेवरेट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाना है तो नीचे आपको लिंक में दे दूंगा, यू कैन ओपन, अगर आपको ओपन करना है, आपकी विषय, आपको अगर आईपीओ में अप्लाई करना है तो। बट मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ ज़ेरोधा के साथ। सो मैं नीचे ज़ेरोधा एंड एंजल वन एज वेल, जिसमें हमारा सिलेक्ट 11 पोर्टफोलियो है। एंड सिलेक्ट 11 पोर्टफोलियो के ऊपर मैं एक अपडेट वीडियो डाल दूंगा अपने मेंबर्स के लिए, सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग द मेंबर कम्युनिटी एज वेल। या सो ये हो गया। नाउ कम्स द DII पार्ट्स के। अभी हम जैसे कुछ इन्वेस्टर्स को पता चल रहा है कि हाँ यार लेंसकार्ट का आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो अगर हमें पता चल रहा है तो जो इन्वेस्टर्स, जो फंड मैनेजर्स, जो 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ के फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी पता तो चल रहा होगा ना कि हाँ भाई ये जो आईपीओ है वो बहुत ज्यादा महंगा है एंड यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू नहीं रखी है प्रमोटर्स ने, ठीक है। एंड प्रमोटर भी क्यों रखेगा? अगर आप जाओ अपने घर को बेचने के लिए, आप जो आपका एसेट है अपने घर को बेचने के लिए जाओ तो आपको सबसे बेस्ट प्राइस चाहिए रहेगा आपके घर के बदले। सेम है प्रमोटर का। प्रमोटर भी अगर अपने एसेट को, जो उनके लिए है, आपके लिए घर था, उनके लिए है अपनी कंपनी, उसको अगर आपको बेचने आ रहा है तो वो थोड़ी ना सस्ता प्राइस लेगा। वो बंदा बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो आईपीओ को लेके आते हैं उनके पीछे कि भाई एक रेप्यूटेबल इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ मैं जाना चाहूंगा जो मेरा आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब करके दे, ठीक है। सो ये बात की बात है। पर यहां पर द गेम इज कि अगर हमें पता चल रहा है, हमारे जैसे नॉर्मल थोड़े नॉलेज वाले इन्वेस्टर्स को पता चल रहा है कि लेंसकार्ट का आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है एंड फिर भी ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो मेजरली DII का पैसा भी आ रहा है। तो DII जहां पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जहां पर 10, 15, 20 हजार, लाखों, हजारों करोड़ों के फंड को मैनेज करने वाले लोग बैठे हैं, तो उनको भी पता चल रहा होगा कि भाई ये आईपीओ में क्यों अप्लाई करना है। बट वो लोग क्यों अप्लाई करते हैं, जो मेरा मानना है, लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट जब लेट्स अज्यूम दैट लेंसकार्ट का जो इन्वेस्टमेंट बैंकर आप जाके देख सकते हो, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। सो उसके पास आया लेंसकार्ट का आईपीओ और उनको इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम है कि उनको आईपीओ को सब्सक्राइब करवाना है। सो बोलेगा DIIs जो हमारा म्यूचुअल फंड हाउसेज है, लिस्ट बता दूंगा आपको, कैप्शन में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी कि किन किन म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इन आईपीओस को अप्लाई किया है। सो इट्स योर नाउ जॉब कि आपको कौन से फंड हाउसेज के साथ अपना रिलेशन बनाना है, कौन से फंड हाउसेज के साथ नहीं बनाना है, राइट। बट द लिस्ट यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो इन सारे फंड हाउसेज के पास जाएंगे और उनको बोलेगी कि आप भी थोड़े ले लो लेंसकार्ट के आईपीओ के शेयर्स। नाउ वो फंड हाउस, लेट्स अज्यूम HMDC फंड हाउस, एंड वो बोलता है कि मुझे नहीं लेना, तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो शायद से ऐसा बोलेगा कि मत लो, बट नेक्स्ट आईपीओ जो एक वैल्यू आईपीओ है जहां पर लोगों का अच्छा इंटरेस्ट रहेगा एंड यहां पर वैल्यू भी इन्वेस्टर्स को मिलेगी, तो वो आईपीओ में शायद से जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो इस फंड हाउस को ना इंपॉर्टेंस दे, उनको अगर लेना भी हो तो भी उनको ना लेने दे। सो इस तरह का थोड़ा सा मुझे लगता है कि गड़बड़ चल रहा है इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जिसकी वजह से इट्स नॉट गड़बड़ एज वेल, इट्स लाइक जस्ट मेकिंग द रिलेशनशिप टू ग्रो द बिजनेस हर दोनों एंटिटी के लिए। पर इसमें पिसते कौन है? हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो आपका ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। येस आई अग्री दैट जो अलोकेशन है वो रहेगा 1%, 0.5% के आसपास, जो ओवरऑल एनएवी में, जो फंड हाउस की एनएवी है उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। बट फिर भी इफ यू इमेजिन, एक मोरल होता है ना। फॉर एग्जाम्पल पराग पारेख फंड हाउस ने लेंसकार्ट के आईपीओ में नहीं अप्लाई किया, सो दैट शोज द मोरल कि भाई कुछ भी हो जाए, हम जो हमारा फिलॉसफी, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, उसके अगेंस्ट नहीं काम करेंगे। सो दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं एंड जिसकी वजह से आईपीओ मार्केट बहुत ही ज्यादा ह्यूज है इंडिया में। अगर हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करें इंडिया के आईपीओ मार्केट का यूएस के आईपीओ मार्केट से, सो इफ यू सी, तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया कि कंपेयर करो इंडिया का आईपीओ मार्केट और यूएस का आईपीओ मार्केट एंड ऑल्सो कंपेयर एनी ऑफ द कंट्री जहां पर कैपिटल मार्केट्स बूम हो रहे हैं एंड इंडिया जैसे डेमोग्राफिक्स है। सो उसने इंडोनेशिया सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर 1 बाई डील काउंट, सो इंडिया का आईपीओ नंबर 1 बाई डील काउंट है, तो ज्यादा से ज्यादा आईपीओ आते रहते हैं इंडिया में। एंड यूनाइटेड स्टेट्स का आईपीओ मार्केट इज नंबर 1 बाई प्रोसीड्स, डीप लार्ज कैप पाइपलाइन। एंड अगर हम इंडोनेशिया का देखें तो इट इज स्मॉलर देन इंडिया एंड यूएस बट बिजी एंड इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम वॉल्यूम टू वैल्यू। नाउ 2025 का अगर हम कॉन्टेक्स्ट दें तो इंडिया लेड ग्लोबल डील वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लिक्विडिटी एंड एसएमई सर्ज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सर्ज। अगर हम यूएस का देखें तो 180 प्लस आईपीओ आए थे इन 2025, बिग कैपिटल रेज ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। एंड यहाँ पर इंडोनेशिया में देखें तो H1 2025 आईपीओ मार्केट down 45% YOY, but proceed more resilient, quarterly pivot to mid-size value. And अगर आप देखो तो 2024 में ज्यादा IPOs आए थे and best in a decade. So 2024 was the best in a decade for India. That is there. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि how this
particular IPO market is there for India, United States and Indonesia as well. Now one thing to notice over here is that की 2025 themes, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई OFS शेयर इन मेनी डील्स. सो अगर आपको नहीं पता OFS एंड फ्रेश इशू क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ. लेट्स अज्यूम दैट मेरा ये कंपनी है प्रतीक चौहान एकेडमी, ठीक है, एंड मैं अपने कंपनी को लिस्ट करना चाहता हूँ बाहर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, जो हो जाता है स्टॉक मार्केट. एंड यहाँ पर लेट्स अज्यूम दैट 100% ऑफ इक्विटी इज विद मी राइट नाउ. 100 शेयर है, 100 के 100 शेयर मेरे पास है, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए. सो 100 शेयर का प्राइस क्या हो गया, 1000 रुपए. तो कंपनी का वैल्यूएशन 1000 रुपए. एंड नाउ लेट्स अज्यूम दैट ये 1000 रुपए की कंपनी को मुझे करना है लिस्ट स्टॉक मार्केट में. इट वुड बी वेरी फनी अगर किसी तरह से 1000 रुपए की कंपनी मार्केट में लिस्ट हो सके तो, बट ऐसा नहीं हो सकता ऑफ कोर्स. बट अगर समझ 1000 रुपए की कंपनी में लाता हूँ मार्केट में लिस्ट करने के लिए, एंड यहाँ पर आप लोगों को मैं ऑफर देता हूँ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट. एंड यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि दिस इज द 100% ऑफर फॉर सेल, जहां पर मैं अपने 50% शेयर्स आपको सेकेंडरी मार्केट में देना चाहता हूँ. तो 50% शेयर मतलब क्या हो गया, 50 शेयर्स मैं अपने खुद के जो 100 शेयर्स है उसमें से 50 शेयर्स मैं मार्केट में दे दूंगा आप लोग को, जहां पर आप उस शेयर से बाय एंड सेल कर सकते हो. सो दिस इज नथिंग बट ऑफर फॉर सेल, जहां पर मेरे पास पैसा आएगा, प्रमोटर के पास पैसा जाएगा, राइट. सो 50 रुपए मेरे पास आएंगे एंड वो 50 शेयर्स आप लोग में बढ़ जाएगी जितने भी एप्लीकेशन आपने दिए गए उसके साथ. नाउ सेकेंडली जो हो जाता है वो जाता है ऑफर फॉर सेल, जहां पर मुझे लगता है कि यार मेरी कंपनी और ज्यादा अच्छे से ग्रो हो सकती है, 1000 करोड़ की कंपनी 10,000 करोड़ की बन सकती है, तो मुझे अपने शेयर्स नहीं बेचने. मैं क्या करूंगा इस सिनेरियो में, बट कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा अपने इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कि मैं 100 शेयर्स के सामने और 25 शेयर्स या फिर 50 शेयर्स फ्रेश इशू करूंगा, और वो 50 शेयर्स मैं आप सबको दूंगा कि ये फ्रेश इशू है, इसको आप ले सकते हो. एंड यहां पर अगर आपने उस शेयर्स को लिया तो वो जो पैसा मैंने रेस किया वो मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि 50 के 50 शेयर्स फ्रेश इशू है, वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के बैलेंस शीट में जाएगा, जो कंपनी अपने एक्सपांशन के लिए, डेट को रिड्यूस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए यूज कर सकती है, राइट. सो इसे कहते हैं फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल. एंड यहाँ पर इंडियन मार्केट में अगर आप देखो तो हाई OFS शेयर, तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोटर्स अपने शेयर्स को लिक्विडेट कर रहे हैं IPO मार्केट के जरिए. सो ये जो चीज है ना, यहाँ पे हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम, जहां पर हमारे जैसे जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको महंगे प्राइस में शेयर्स चिपकाए जाते हैं, जो बड़े बड़े प्रमोटर्स एंड जो वेंचर कैपिटलिस्ट रहते हैं वो अपना पैसा बना के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस गैम्बलिंग मेंटालिटी ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स. सो दिस इज देयर, एंड ये आई होप चेंज हो जाए जब लोगों को ज्यादा नॉलेज आएगा, ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि इस तरह की आज की चीजें हो रही है मार्केट में. नाउ इन अनदर चैप्टर लेट्स डिस्कस दैट किस तरह से आप बेनिफिट कर सकते हो इस IPO के गंगों से, ठीक है. क्योंकि जब IPO लिस्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बजाज हाउसिंग का IPO देखें, बजाज हाउसिंग कुड बी अ गुड कंपनी, मैंने एनालाइज नहीं किया, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, बट अगर हम बजाज हाउसिंग की बात करें तो बजाज हाउसिंग लिस्ट हुआ था, प्राइस टू बुक रेशियो अगर हम देखें, बजाज हाउसिंग लिस्ट हुआ था अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स के प्राइस टू बुक रेशियो पे, अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 4.6 टाइम्स के प्राइस टू बुक रेशियो पे. एंड इफ यू सी जो मार्केट में आया था IPO अराउंड 180 रुपए तक गया था और फिर इट इज जस्ट नीचे जा रहा है, ठीक है. सिमिलरली अगर हम और एक कंपनी की बात करें तो बात करते हैं पेटीएम की. पेटीएम इज ऑल्सो दीज आर जस्ट एग्जांपल दोस्तों, एंड आई एम नॉट होल्डिंग दीज कंपनीज, बट अगर आप यहाँ पर भी देखो तो IPO आया था क्रेजी वैल्यूएशन पे, फिर नीचे आ गया, एंड नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द कंपनी इज ग्रोइंग. एंड यही एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन जस्ट फ्यू मिनट्स. कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो नाइका की बात कर लेते हैं. यहाँ पर भी फ्यू सी, जब IPO आया था बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस पे आया था, फिर IPO गिरा एंड फिर नाउ बॉटम बना के फिर से ऊपर आने की ट्राई कर रहा है, राइट. नाउ सम ऑफ माई एग्जाम्पल्स, सम ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स. सो मैं आप सबके साथ पॉलिसी बाजार की बात करना चाहूंगा. एंड पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट करने का एक सिंपल रीजन ये था कि आई फील दैट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया इज वेरी लो, एंड यहाँ पर ज़्यादा लोग जब इंश्योरेंस लेना चाहेंगे तो जो सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है, जो एग्रीगेटर हो जाता है, अभी तो एजेंट भी है, सो सबसे बड़ा प्लेयर पूरे मार्केट को एक्वायर करें, इट्स लाइक फर्स्ट मूव जो करता है उनके पास पूरा मार्केट चले जाता है. सो दैट इज द रीजन आई वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिसी बाजार. बट यहाँ पर इफ यू सी, जब मार्केट में IPO आया था इट वॉज ओवर वैल्यूड, देन नीचे आया, कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आया, एंड देन यहाँ से if you see it's growing, and from my buying price it is like 160-170% up, so that is there. So see now the thing is ये एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, राइट. अगर हम और कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ओला इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं. ओला इलेक्ट्रिक का IPO आया, इफ यू सी क्रेजी वैल्यूएशन पे गिर गया मस्त एकदम, और अभी वहां से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है. सो दिस इज द थिंग जो हमें देखने मिल रही है IPO के केस में, कि जब IPO आता है सो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों का, जिसकी वजह से IPO एक ओवर वैल्यूड प्राइस पे आता है. साथ ही जो हमारे कैपिटल मार्केट्स को बढ़ाने वाले लोग हैं, जो IPO इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, वो भी अपना पूरा खून पसीना एक कर लेते हैं उस IPO को ओवर सब्सक्राइब करने के लिए. एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो जब IPO आता है तो बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे आता है, बट देन जो स्टॉर्म है वो शांत होता है, वो IPO के लिए डिमांड शांत होती है, फिर एक रियलिटी चेक मिलता है उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को कि अभी क्या है कंपनी का वैल्यूएशन, एंड क्या है कंपनी के सामने, उस वैल्यूएशन के सामने कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है. एंड जब वैल्यूएशन डिटरमाइन
डिटरमाइन होता है, तो जब सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन डिटरमाइन होता है तो एक महंगे प्राइस से नॉर्मल आईपीओ गिरने लगता है। सो इफ यू सी यहाँ पे आप देख सकते हो इन पॉलिसी बाजार एज वेल, इफ यू सी लिस्ट होने के बाद गिर गया था, इन नायका एज वेल लिस्ट होने के बाद गिर गया, इन वन पेटीएम एज वेल लिस्ट होने के बाद गिर गया, इन द केस ऑफ जोमेटो एज वेल, इफ यू सी कंपनी लिस्ट हुई एक महंगे प्राइस पे, फिर गिरी एंड फिर वहां से बढ़ गई है 200-300%। सो दैट इज देयर। सो ये एक कॉमन पैटर्न आपको देखने मिलेगा कि आईपीओ आने के बाद अगर कंपनी अच्छी है, नो डाउट अबाउट कंपनी अच्छी हो सकती है, द थिंग इज दैट एज एन इन्वेस्टर हमें देखना है कि हम वैल्यूएशन क्या दे रहे हैं। सो यहाँ से आपको एज एन इन्वेस्टर क्या लर्निंग लेनी है, जो मैंने लिए, जो ये है कि अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लग रही है, फॉर एग्जांपल लेंसकार्ट कुड बी अ गुड कंपनी, नो डाउट अबाउट इट, बट राइट नाउ जब आईपीओ आ रहा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई पड़ी है इस कंपनी के पीछे, इस कंपनी के शेयर्स के पीछे, ठीक है। सो अभी समझो कि जब आईफोन लॉन्च करता है अपना नया आईफोन, तो जो नया आईफोन है उसमें सारे फीचर्स बता देता है कि ये फीचर है, वो फीचर है, ये ढिमका फलाना सब दिखा देता है एंड एक प्राइस टैग डाल देता है कि ये प्राइस पे आप ले सकते हो। जब नया आईफोन आता है तो उसमें कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलता, राइट। सो उसी तरह से आईपीओ में जब नया शेयर्स लिस्ट होता है तो वो सारे फीचर्स दिखाता है कि ये फीचर है, ये फीचर है, एंड ऑल्सो उनकी बैलेंस शीट एक साल पहले से क्लीन होने लगती है, क्योंकि उनको दिखाना है कि आईपीओ में हमने सारा अच्छा प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जनरेट किया है, राइट। तो वैल्यूएशन थोड़ा टेम्पररी थोड़ा सस्ता दिखे, पर जैसे ही 2 साल 1 साल हो जाता है तो वो कंपनी का रियल नेचर बाहर आता है कि कैसे ग्रो हो रही है, क्या एग्जैक्टली कौन सा वैल्यूएशन डिजर्व करती है, एंड फिर मार्केट में भी प्राइस डिस्कवरी होने लगती है, एंड तब जाके वो प्राइस नीचे आने लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस पे, क्योंकि आईपीओ के प्राइस पे तो बहुत ही ज्यादा ऊपर के प्राइस पे लिस्ट किया था लोगों ने। सो उसी तरह से जब 1 साल बाद वो जो आईफोन है उसके सारे फ्लॉज आपको पता चल गए एंड अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे कार्ड डिस्काउंट लगा के एंड सेल में आपको सस्ता मिल रहा है, उसी तरह से आईपीओ भी आपको एक बार अगर अच्छी कंपनी लिस्ट हो गई तो उस पर आप नजर रखो, वो नीचे आएगी, क्योंकि जब लिस्ट हुई थी तब महंगे प्राइस पे लिस्ट हुई थी, जब नीचे आए एंड अगर आपको लगता है कि इस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, तब जाके आप उस कंपनी को बाय करो। नॉर्मली फॉर मी द ट्रिगर इज दैट हाई वॉल्यूम के साथ, इफ यू सी इन द केस ऑफ जोमेटो, इटर्नल पहले लिस्ट हुआ एंड फिर नीचे आया, एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये बॉटम बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो ये कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं, इफ यू सी यहाँ पर बाय कर रहे हैं। सेम गोज फॉर, अगर आपके साथ में शेयर करूँ पॉलिसी बाजार, जो मेरा पर्सनल एग्जांपल है, पीबी फिनटेक, वैसे पीबी फिनटेक के भी रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आए थे, सो दैट इज दैट। सो इफ यू सी इन द केस ऑफ पीबी फिनटेक एज वेल, पहले गिरा, फिर यहाँ पे इफ यू सी हाई वॉल्यूम के साथ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी अच्छी दिख रही है, नेक्स्ट 10 साल के लिए मे भी ये कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। FY28 में 1000 करोड़ के पैट करने का गाइडेंस है कंपनी का, एंड यहाँ पर इफ यू सी इन 2025 कंपनी ने 353 करोड़ का पैट जनरेट किया, ट्रेलिंग 12 मंथ में ऑलरेडी कंपनी ने 462 करोड़ का पैट जनरेट कर लिया है, तो FY27 में शायद से क्लोज टू 1000 करोड़ कर सकती है कंपनी। सो दैट इज देयर, लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी दिख रही है, तो अगर किसी चीज की लॉन्ग टर्म में डिमांड रहेगी और सस्ते में मिलेगा कोई शेयर, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर बाय करना ही है। सो इफ यू सी ओवर हियर दैट इज व्हाट हैपनिंग। सो एक बार लिस्ट होने के बाद जब बड़े वॉल्यूम के साथ आपको बाइंग देखने मिले, तब आप श्योर हो सकते हो कि ये जो आईपीओ है वो बॉटम हो गया है, ये जो कंपनी है वो बॉटम हो चुकी है, यहाँ से शायद से अगर कंपनी अच्छा करे इन फ्यूचर एज वेल, तो ये कंपनी का स्टॉक प्राइस अच्छे से ग्रो हो सकता है। सो दिस इज व्हाट आई डू। अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, ओला इलेक्ट्रिक की बात कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक इफ यू सी, सो आईपीओ लिस्ट हुआ, फिर गिरा, एंड यहाँ पर इफ यू सी इन लास्ट 1 ईयर एक बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई। आई एम नॉट सेइंग कि ये कंपनी अच्छा करेगी नहीं करेगी, आई डोंट नो, आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस कंपनी, पर मे बी शायद से ये जो आईपीओ है वो बॉटम हो चुका है, एंड यहाँ से मे बी डाउन साइड पोटेंशियल इज नॉट दैट मच, आई कुड बी रॉन्ग इन दिस, क्योंकि मैंने एनालाइज नहीं की है कंपनी, राइट। सो दैट इज देयर। सो या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द आईपीओ मार्केट इन इंडिया। एंड लास्टली आई वुड से कि आईपीओ से सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगी वो कंपनीज जो आईपीओ लाती है मार्केट में, जैसे कि वन ऑफ द कंपनी कुड बी डैम कैपिटल इज वन ऑफ द कंपनी जो आईपीओ लेके आती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है। ऑल्सो वन ऑफ द कंपनीज नुआमा इज ऑल्सो हेल्प कंपनी टू ब्रिंग आउट आईपीओ। ऑल्सो जेम इज वन ऑफ द कंपनी, जेम फाइनेंशियल इज वन ऑफ द कंपनी। जेम फाइनेंशियल के केस में भी इफ यू सी दिस इज द कंपनी विच इज देयर इन आवर पोर्टफोलियो एंड दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग रियली नाइसली, एंड इसके रिजल्ट आने वाले कल, तो लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स आर देयर। बट हाँ, यही सब बातें मुझे डिस्कस करनी थी आप सबके साथ आईपीओ के बारे में, इंडियन आईपीओ के बारे में। लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो या फिर नहीं, एंड अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको आईपीओ लगते हैं या फिर नहीं, एंड अगर लगते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है या फिर नहीं। सो ऑन दैट नोट गाइज, थैंक यू सो मच। एंड बाय द वे यस, सॉरी थोड़ा इनएक्टिव हूँ मैं इस चैनल पे, क्योंकि वेबसाइट पे काम हो रहा है एंड वेबसाइट को पूरा रिवैम्प किया जा रहा है, एंड जो ऑफरिंग है वो चेंज की जा रही है। पहले मैं कोर्सेज आप सबको दे देता था, बट नाउ आई
फील दैट आप सबको मैं कनेक्टेड रखो अपने साथ। सो नाउ हम स्मॉल कैप मास्टरी की मेंबरशिप आप सबको ऑफर कर रहे हैं, जहां पर हम स्मॉल कैप कंपनीज को डिस्कस किया करेंगे आप सबके साथ, जो स्मॉल कैप कंपनीज अभी मार्केट की नजर से बाहर है बट ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट है, उन सारी कंपनीज को आप सबके साथ डिस्कस किया करेंगे। एंड एक तरह से हर वीक आप सबके साथ मैं कनेक्टेड रहा करूंगा थ्रू दैट मेंबरशिप। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, सो प्लीज़ थोड़ा सब्र रखो, मैं आपके साथ ऑफिशियली लॉन्च कर दूंगा वो वेबसाइट, बट लाइव हो चुकी है। आपको अगर आपको सिर्फ देखना है तो आप जाके देख सकते हो। बहुत ही मेहनत लगी है एंड इसकी वजह से मैं थोड़ा इनएक्टिव था आप सबके साथ इस चैनल पे, सो माफ़ी चाहता हूँ। बट येस, जाके आप एक्सप्लोर करो pratikchauhan.com को, आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें मिलेगी। ऑन दैट नोट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।